नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर भारत की नदियों का जो टॉपिक आपका चल रहा था उसके अंदर हमने जो हिमालय नदी तंत्र वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और हिमालय नदी तंत्र के अंदर जो आपका गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और सिंधु नदी तंत्र वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद दोस्तों जो भारत की बाकी बची हुई जो नदियाँ हैं वो आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नदियों के अंदर। हम ऐसे चलेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम पश्चिम दिशा की नदियां करेंगे, उसके बाद हम पूर्वी नदियों को करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, या फिर ऐसे बोल सकते हो दोस्तों कि वो नदियां जो आपकी अरब सागर के अंदर गिरती हैं उन नदियों को हम पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लूनी नदी की। तो जो ये लूनी नदी है दोस्तों कहाँ से निकलती है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये नदी निकलती है दोस्तों अरावली से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अरावली से निकलती है। और जो लूनी नदी है दोस्तों ये कहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है, अगर ये बोला जाए तो ये थार रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान के अंदर दोस्तों ये गायब हो जाती है। और उसके बाद ये आगे जाके कहाँ पे गिर जाती है, गिरने की अगर बात की जाए तो दोस्तों तो ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन दोस्तों एचएससी ने आपसे क्या पूछा था कि वह कौन सी नदी है जो कच्छ की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी आपकी कौन सी खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है दोस्तों? तो कच्छ की खाड़ी के अंदर ये जाके विलुप्त हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बनेगा इससे? जो लूनी नदी है दोस्तों भारत की एकमात्र अंतः प्रवाह वाली नदी है। ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया था दोस्तों कि भारत की अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है। अंतः प्रवाह दोस्तों क्या होता है? वह नदी जो ऊपर से स्पष्ट दिखाई ना जाए, नीचे जमीन के नीचे बहती है। तो ये थार में जब दोस्तों गायब हो जाती है तो ये नीचे नीचे बहते हुए कहाँ निकलती है? ये कच्छ की खाड़ी में जाकर वहां पे ये निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो भारत की एकमात्र अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो लूनी नदी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरी नदी की हम बात करें तो दूसरी नदी दोस्तों कहलाती है साबरमती नदी। साबरमती नदी कहां से निकलती है? तो ये नदी भी दोस्तों अरावली से निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली से निकलती है दोस्तों। और कहां कहां बहती है? तो राजस्थान और गुजरात के अंदर ये बहती है दोस्तों। साबरमती नदी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? जो अहमदाबाद है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, आपने एक हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन भी सुना होगा साबरमती आश्रम। तो दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कब की गई थी? तो 1916 के अंदर। कब की गई थी? 1916 के अंदर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। और महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ लौटे थे? सब देश लौटे थे, भारत लौटे थे। और उसी की याद में 9 जनवरी को बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा और नदियों की हम बात करें, इसके बाद जो नदी आती है दोस्तों नर्मदा नदी। अगली नदी की हम बात करें, अगली नदी कौन सी है दोस्तों? नर्मदा नदी। तो देखिए दोस्तों जो नर्मदा नदी है कहां से निकलती है? तो ध्यान रखना दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है? अमरकंटक से ये नदी निकलती है दोस्तों। इसके अलावा जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी। प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों?
जमीन का वह टुकड़ा जो तीन ओर से क्या बनाता हो दोस्तों, जलीय सीमा बनाता हो। तो देखिए यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय भारत है नीचे वाला, तो यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी और यहाँ पे पानी है, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रायद्वीपीय भारत कहलाएगा। तो यहाँ पे पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी है। लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब एक और चीज आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे अब ये नर्मदा नदी है, अब देखा जाए तो यहाँ पे मैदानों में प्रवेश नहीं है इसका, सीधा ढलान के माध्यम से बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो ढलान से अगर कोई पानी आता है तो पानी का प्रेशर क्या मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा प्रेशर तो पानी के अंदर कोई रुकावट भी नहीं आएगी, और रुकावट नहीं आएगी तो दोस्तों क्या नहीं बन पाएगा, डेल्टा नहीं बन पाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, तो डेल्टा ना बनाने वाली नदी कौन सी है, आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है दोस्तों, कठोर चट्टानों पर बहने के कारण ये नदी डेल्टा नहीं बनाती। इसके अलावा इस नदी पर एक परियोजना बनी है, नर्मदा घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना बनी है दोस्तों, तो नर्मदा घाटी परियोजना इस नदी के ऊपर बनी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ प्राप्त करने वाले राज्य कौन से, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन एचएससी ने आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा राज्य है नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा नहीं है, यानी कि इस परियोजना से वो लाभ नहीं ग्रहण करता है। तो देखिए दोस्तों, एक तो मध्य प्रदेश, एक आपका गुजरात और दूसरा राजस्थान। तो ये तीन राज्य भारत के ऐसे हैं बच्चों जो किससे जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर नर्मदा घाटी परियोजना से जुड़े हुए। इसके अलावा जो चौथा कोई भी ऑप्शन में हो वो इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नर्मदा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध। अगर आपसे पूछा जाए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों धुआंधार जलप्रपात, एक वाटरफॉल है दोस्तों धुआंधार। धुआंधार क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी एकदम से ऊपर से नीचे गिरता है तो एकदम से धुआं उठता है दोस्तों, एक ऐसा लगता है जैसे धुआं उठ रहा हो, ठीक है, स्मोक का। तो दोस्तों उसी वजह से इस जलप्रपात को, इस झरने को क्या बोला जाता है, धुआंधार जलप्रपात। और ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये नर्मदा नदी के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगली नदी की हम बात करते हैं। अगली नदी का नाम है दोस्तों ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों। तो ताप्ती नदी कहां से निकलती है दोस्तों, तो मैकाल श्रेणी के मुल्ताई बैतुल पठार से, मैकाल श्रेणी के मुल्ताई बैतुल पठार से निकलती है। और ये नदी भी दोस्तों कठोर चट्टानों पर बहती है, इस वजह से ये नदी भी क्या नहीं बनाती दोस्तों, तो ये नदी भी डेल्टा नहीं बनाती। तो दोस्तों एक तो आपकी नर्मदा नदी है और एक नदी आपकी ताप्ती नदी है। ये दो नदियां भारत की वो नदियां दोस्तों जो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसके ऊपर एक परियोजना बनी है जिसका नाम है बच्चों उकाई परियोजना। तो अगर आपसे पूछा जाए उकाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो ताप्ती नदी के ऊपर उकाई परियोजना बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। तो ये नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी का नाम है दोस्तों शरावती नदी। अगली नदी का नाम क्या है दोस्तों, शरावती नदी। तो देखिए, तो शरावती नदी की अगर हम बात करें तो शरावती नदी कहां बहती है, तो ये कर्नाटक में बहती है दोस्तों। कहां बहती है, कर्नाटक में बहती है। और इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है जो आपको काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जोग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात भी इसको बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है महात्मा गांधी सेतु। ठीक है दोस्तों। तो ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये शरावती नदी के ऊपर बना हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा
जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये शरावती नदी के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगली नदी की, तो इस नदी का नाम है दोस्तों पेरियार नदी। काफी बार आपने इसका नाम सुना भी होगा दोस्तों। तो पेरियार नदी कहां बहती है? तो केरल में। कहां बहती है? तो केरल के अंदर बहती है। और ये पेरियार नदी दोस्तों केरल की एक पवित्र नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए किस नदी को केरल की गंगा कहा जाता है, तो केरल की गंगा दोस्तों पेरियार नदी को कहा जाता है, क्योंकि पेरियार नदी केरल की एक पवित्र नदी है। इसका वहाँ पे धार्मिक महत्व इसका माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके ऊपर एक परियोजना बनी है दोस्तों, इडुक्की परियोजना। अगर आपसे पूछा जाए इडुक्की परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है, तो केरल में पेरियार नदी के ऊपर बनी हुई है। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो मुल्ला पेरियार बांध भी आपका पेरियार नदी के ऊपर केरल में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते आगे। वेगाई तथा ताम्रपाली नदी। वेगाई तथा ताम्रपाली नदी। तो बच्चों वेगाई तथा ताम्रपाली भारत की वो दो नदियां हैं जो सबसे दक्षिण में बहती है। अगर आपसे बोला जाए भारत की सबसे दक्षिणतम नदियां बताएं, तो भारत की सबसे दक्षिणतम जो नदियां हैं वो कौन सी है दोस्तों? वेगाई तथा ताम्रपाली नदी है। इसके बाद भारत की कोई भी नदियां नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो भारत की सबसे दक्षिणतम नदियां वेगाई तथा ताम्रपाली नदी है। तो दोस्तों ये सारी नदियां हमारी कौन सी थी? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां थी। अब हम बात करते हैं पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, एक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी। तो दामोदर नदी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था? सौरव बंगाल किस नदी को कहा जाता था? तो दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि ये नदी पहले बंगाल के अंदर बाढ़ वगैरह लेकर आती थी। अब इसके ऊपर एक परियोजना बना रखी है जिसका नाम है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। पश्चिम बंगाल के अंदर एक परियोजना बनी हुई है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। और ध्यान रखना दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना 1948 के अंदर बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1948 में। और यह परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत की ऐसी पहली परियोजना जो विदेश की किसी परियोजना से आधारित है उसके ऊपर बनाई गई है। अगर देखा जाए तो दामोदर घाटी परियोजना भारत की वो पहली परियोजना है। ये किससे आधारित है दोस्तों? किस पर किसका कट कॉपी पेस्ट अगर देखा जाए तो ये यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। यानी कि जो यूएसए के अंदर एक नदी है टेनेसी नदी दोस्तों, और उसके ऊपर एक परियोजना बनी है टेनेसी घाटी परियोजना, उसी परियोजना का एक रूप भारत के अंदर बना हुआ है जिसका नाम क्या दोस्तों? दामोदर घाटी परियोजना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, तो यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। और कब बनाई गई थी? ये तो 1948 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे। तो देखिए सवर्ण रेखा तथा ब्राह्मी नदी। तो देखिए दोस्तों ये जो नदियां हैं कहां से निकलती है? तो ये दो नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और ये कहां बहती है? तो झारखंड उड़ीसा में बहती है।
ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा अन्य नदियों की हम बात करें, कावेरी नदी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कावेरी नदी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट का यहाँ पे सिंबल बना लीजिए, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो कहाँ से निकलती है? कर्नाटक ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के अंदर काफ़ी पवित्र नदी गंगा है हमारी, तो उसी तरह दक्षिण भारत के अंदर कावेरी नदी है भाई, ठीक है। तो कावेरी नदी को क्या बोला गया है यहाँ पे? दक्षिण की गंगा बोला गया है। इसके अलावा कावेरी नदी भारत की वो नदी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नदी द्वीप पाए जाते हैं। किस नदी में सबसे ज्यादा रिवर आइलैंड्स मिलते हैं दोस्तों? तो कावेरी नदी के अंदर सबसे ज्यादा नदी द्वीप पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बनेगा अगर देखा जाए तो शिव समुद्रम परियोजना, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो कावेरी नदी पर बनी हुई है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक सदानीरा नदी है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कावेरी नदी दक्षिण भारत की वो नदी है जो आते मानसून और जाते मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगली नदी की, तो अगली नदी का नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी तो कहां से निकलती है गोदावरी? तो महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और जो गोदावरी नदी है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है दोस्तों। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसके अलावा गोदावरी नदी को दक्षिण अगर बोला जाए, अगर देखा जाए तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत के अंदर बूढ़ी गंगा कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह नदी गंगा से भी पुरानी नदी मानी जाती है। और जिस तरह गंगा का एक महत्व है उसी तरह गोदावरी का भी महत्व है, इसलिए इसको क्या बोला गया? बूढ़ी गंगा बोला जाता है। जिस तरह उत्तर भारत के अंदर इलाहाबाद और हरिद्वार के अंदर दोस्तों कुंभ का मेला लगता है, उसी तरह दक्षिण भारत में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो नासिक में लगता है दोस्तों। और नासिक में कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो गोदावरी के किनारे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों। कुंभ का मेला 3 नदियों पे लगता है। दक्षिण में अगर बात की जाए तो नासिक में गोदावरी के किनारे लगता है। अगर उत्तर भारत में बात की जाए तो गंगा के किनारे लगता है। अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगता है उज्जैन में। कहां लगता है? उज्जैन में लगता है दोस्तों। और उज्जैन में कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो शिप्रा नदी के किनारे लगता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ एक भारत की नदियां थी जो आपको यहां पे करनी थी। इसके बाद दोस्तों कुछ एक नदियां हम विश्व की भी कर लेते हैं। विश्व की प्रसिद्ध नदियां, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है दोस्तों? नील नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी है। लंबाई की अगर हम बात करें तो 6648 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। कहाँ बहती है? तो अफ्रीका में बहती है दोस्तों।
कहाँ बहती है? अफ्रीका में। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है, तो नील नदी को कहा जाता है। दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें, विश्व की सबसे चौड़ी नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है दोस्तों? तो दक्षिण अमेरिका के अंदर ये अमेजन नदी है जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है दोस्तों। अगर हम बात करें एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो दोस्तों यांगसी नदी। कहाँ पे है? चीन के अंदर। लंबाई की अगर हम बात करें तो 5557 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, चीन के अंदर है। और ये एशिया की अगर बोला जाए सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है। ठीक है, इसके बाद कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारतीय नदी। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके HSC एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। तो भारत की जो माही नदी है दोस्तों, गुजरात में जो बहती है माही नदी, माही नदी भारत की वो नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, नदी की हम बात करें तो बच्चों लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी दोस्तों? लिम्पोपो नदी। कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। अगर ये बोला जाए कि भाई भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो अगर बात करें कांगो नदी की, कहाँ है? अफ्रीका में। तो कांगो नदी अफ्रीका की वह नदी है, विश्व में वह नदी है दोस्तों जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इन तीनों को काटने वाली नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नील नदी वो नदी है दोस्तों जो तीनों रेखाओं को काटती है। वो कर्क को भी काटती है, वो मकर को भी काटती है और वो भूमध्य रेखा को भी काटती है। तो बच्चों ये कुछ एक विश्व की सबसे फेमस नदियां थी बच्चों जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। तो दोस्तों आज का जो आपका चैप्टर था नदियों का चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। हमने भारत की नदियों के बारे में किया था दोस्तों। अगर आपने अन्य नदियों के बारे में जानना है और आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों इससे पहले हमारी 2 से 3 वीडियो नदियों के बारे में हो चुकी है और उसके अंदर हमने हिमालय के नदियों को अलग किया था और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अलग किया था दोस्तों। तो वो लेक्चर भी आप जरूर देखें ताकि आपका रिवर का जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी का कोई अन्य चैप्टर लेके आएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है और लगातार कंटिन्यूटी में आप उस चीज़ को ज़रूर देखें दोस्तों। बीच बीच में से आपको नहीं देखना है, लगातार पहले लेक्चर से लेकर अब तक जितने लेक्चर उनको कंटिन्यूटी में देखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी में अगर आप देखोगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।